जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एके कोचिंग सेंटर में। जैसे कि हम इस समय पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, स्टार्ट किया है द्रव्य की अवस्थाएं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा होती है कि हमारे ब्रह्मांड की वो हर एक चीज, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और हमने यह भी पढ़ा है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब तो इसमें पांच अवस्थाएं हो गई हैं, एक है प्लाज्मा, चौथा और पांचवा है, ठीक है। पांचवा नंबर आपका है कितनी अवस्था है? पांच अवस्था है, ठीक है। पहला है ठोस, द्रव और तीसरा गैस। अब दो और आगे हैं, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा आपका है बोस आइंस्टीन कंसेंट, ठीक है। क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है। आपका ये पांच हो गया, ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं। अब बात आती है, ठीक है, अब उसके बाद आती है द्रव्य के कुछ कण हैं। क्या है? द्रव्य के कुछ कण हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्य के कण में सबसे पहला आता है आपका एटम। सबसे पहला आता है क्या? एटम, परमाणु। क्या आता है? परमाणु, एटम, एटीओएम, एटम। एटम माने क्या होता है आपका? परमाणु, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका? परमाणु। तो परमाणु की डिफिनेशन क्या है? पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे एटम शब्द, ठीक है। तो एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एटमास, ठीक है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? एटमास शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, ठीक है। एटम शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आपका पता होना चाहिए, ग्रीक शब्द है। एटमास शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक शब्द एटमास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। चलिए देखिए परमाणु की डिफिनेशन पहले हम लिखेंगे। देखो, एटम शब्द की उत्पत्ति, एटम शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, ग्रीक शब्द एटमॉस, एटमॉस किससे हुई है? एटोमॉस से। किससे हुई है? एटोमॉस से, ठीक है, एटोमॉस से हुई है, से हुई है, ठीक है। एटम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आपका पता होना चाहिए कि एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एटोमास, किससे? एटोमास से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अविभाज्य क्या होता है? इसका अर्थ होता है अविभाज्य, ठीक है। अर्थात परमाणु का जो परिभाषा यहां से बनता है वो होता है द्रव्य का वह छोटा सा छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। द्रव्य का वह छोटा सा छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे यहां से डिफिनेशन लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां से यहां पर लिखेंगे द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब सूक्ष्मतम का मतलब वह छोटा सा छोटा कण, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। अब बात आती है क्या परिभाषा? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, ठीक है। अब देखें यहां पर, अब देखिए यहां पर आपका ये परमाणु हो गया। अब देखिए जो हमारा ये परमाणु है,
ठीक है, हमारा जो परमाणु है इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। हमने क्या कहा है, एटम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, एटमॉस से, और इसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य, अर्थात इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो यह क्या है, यह विभाजित नहीं हो सकता, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं तथा इसको हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्वतः और यह स्वतंत्र नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर परमाणु की पूरा देखिए, एटम शब्द परमाणु की इंग्लिश होती है एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एटोमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य का मतलब जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, अर्थात द्रव्य का वह छोटा सा छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, हमारा क्या है, परमाणु है। परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उसे रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और जो हमारा परमाणु है वह स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो परमाणु है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया एटम, परमाणु के बारे में आपका इतना हो गया, इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे अणु। चलिए, दूसरा आता है अणु। इसको रख कर दे किसी में, चलिए देखिए इसका अणु, दूसरा आता है अणु। अणु को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स। अणु मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या था, मॉलिक्यूल्स, अणु। चलिए, अणु हमारा क्या है, तो अणु किसी भी तत्व का, ठीक है, किसी तत्व का वह कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो खुली अवस्था में रह सकता है। ठीक है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो खुली अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो खुली अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अणु की परिभाषा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता, है, अणु कहलाता है। ठीक है, हमारा अणु का परिभाषा यहाँ से क्या हुआ कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण,
हमें सूक्ष्मतम का मतलब है कि वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा, अर्थात मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आप बाकी एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो गया आपका, जैसे आपका हो गया H2, ठीक है, हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, या फिर लीजिए ETC इत्यादि, और भी एग्जांपल है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें? पहले पढ़ा है परमाणु, फिर पढ़ा है अणु। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसके बाद आती है यौगिक। चलिए यौगिक पहले पढ़ेंगे, फिर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक चलिए क्या पढ़ेंगे हम? यौगिक। यौगिक यौगिक को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यौगिक की परिभाषा यहां से देखेंगे। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है, जो हमारा यौगिक है वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। ठीक है, यौगिक की परिभाषा यहां से होगी कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके बाद, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आपका हो गया NaCl। NaCl हमारा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा किस नाम से जाना जाता है? नमक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है जल। दूसरा क्या है? जल। ठीक है, जल हो गया। जल का हम H2O। चलिए ये हमारा हो गया इसके एग्जांपल। चलिए यौगिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर में हमारा अगला है द्रव से संबंधित कुछ द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्या है? अगला टॉपिक है इसमें द्रवों से संबंधित कुछ द्रव्यमान। द्रवों से संबंधित द्रव्यमान। ठीक है, उसमें पहला है, ठीक है, उसमें पहला आपका है परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान। क्या है पहला परमाणु द्रव्यमान, इसको ही हम इंग्लिश में लेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। चलिए, तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसका जो डिफिनेशन होता है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन, ठीक है, कार्बन के एक परमाणु के, ठीक है, सापेक्ष, ठीक है, देखिए किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। क्या कहता है? व्यक्त किया जाता है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एएमयू से। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक होगा। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। चलिए, इसके हम डिफिनेशन लिखेंगे यहां से। तो इसका डिफिनेशन हमने क्या है कि किसी तत्व का वह परमाणु द्रव्यमान, यहां पर लिखेंगे किसी तत्व का वह परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो कार्बन 12 के, ठीक है, जो कार्बन 12 के एक परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, ठीक है, क्या कहता है? व्यक्त किया जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। चलिए, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इससे हम AMU एटमॉस, ठीक है, एटमॉस, एटम, देखो परमाणु द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है? एटॉमिक मास, लेकिन मात्रक जो आवा तो यहाँ पर यू का मतलब यूनिट हो गया। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम AMU से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, इससे हम क्या, इसका एक नाम और है, AMU का एक नाम है जिसे हम कहते हैं स्वीकृत, जिसे हम स्वीकृत द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? स्वीकृत द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक AMU बराबर होता है 1 AMU बराबर होता है, ठीक है, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24। क्या होता है? 10 टू द पावर -24 आपका किस में होता है? ग्राम में होता है, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान होता है वो किस में होता है? ग्राम में होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का जो हमारा डिफिनेशन है क्या है? किसी तत्व का वह परमाणु द्रव्यमान जो कार्बन 12 के एक परमाणु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहलाता है। इसे हम AMU से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम स्वीकृत द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। एक AMU बराबर होता है आपका 1.66056, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया?
परमाणु द्रव्यमान मात्रक का डिफिनेशन हो गया। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला आता है इसका, देखते हैं अगला क्या है इसका। अगला आता है आणविक द्रव्यमान। क्या आता है? आणविक द्रव्यमान। दूसरा है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसकी डिफिनेशन आपका है कि किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान, किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है? कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। योग होता है। क्या होता है? योग होता है। इससे प्रत्येक तत्व के, ठीक है, इससे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित, ठीक है, परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के क्या करते हैं? योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो परिभाषा हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग होता है। ठीक है, का योग होता है, जिसे प्रत्येक तत्व का, ठीक है, इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के योग से हम प्राप्त करते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इसकी डिफिनेशन में कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, उसमें उपस्थित, ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों के, ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के, क्या उसमें उपस्थित किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, इसे देखिए, इससे हम किससे बात करते हैं? इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की परिभाषा से क्या हुआ कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या से प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल जैसे हम यहां पढ़ेंगे जल का आणविक द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका जल का आणविक द्रव्यमान। क्या हो गया? जल का आणविक द्रव्यमान। ठीक है,
क्या होता है, जल का आणविक द्रव्यमान। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। देखिए तो यहाँ पर जो होगा पहले होगा 2। देखिए जल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, जैसे H2O तो यहाँ पर H 2 है, ठीक है, H इंटू H प्लस O 1 है, यानी कि 2 बार हाइड्रोजन है और 1 बार ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए H, तो यहाँ पर लिखेंगे 2H है, तो यहाँ पर 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान, H का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया, प्लस में O क्या है आपका, ऑक्सीजन, O का द्रव्यमान, O का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है, ठीक है, प्लस जो ऑक्सीजन का जो ये द्रव्यमान है वो कितना होता है, 16 होता है, 1 गुणे 16, यहाँ पर 1 गुणे, ठीक है, 16। अब देखिए 2 प्लस 16 कितने हो गए, 18। तो H2O का जो आणविक द्रव्यमान है कितना है, 18। H2O का आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो गया, 18। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।